अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वेलकम बैक बच्चों. It's week 3 finally, and today we will be getting started with the with the advanced structures of language. And as I already told you in the previous classes, maybe on the last class of the previous week, that in this week we will be basically looking at some very important topics of English grammar, starting with active and passive voice. Then we will move towards narration, and then eventually, we'll be moving towards figures of speech, and then transitional devices, and we will be ending this week with the punctuations. So let's get started without any delay, and we will try कि हम लोग इसी वीक के अंदर जो वीक 3 तक की जो वर्कशीट्स हैं उसको भी हम लोग जो है वो सॉल्व कर लें. ठीक है, ताकि हम जो प्लान मैंने आप लोगों के लिए बनाया हुआ था उसी प्लान के अकॉर्डिंगली हम जो है वो अपने पूरे सिलेबस को एक आइडियल वे में हम इसको जो है वो कवर कर लें. अब एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, सबसे पहले हम इसका एक जो बुनियादी कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग अंडरस्टैंड कर लेते हैं, एंड देन इसके जो ग्रामर के रूल्स हैं उनको हम देखेंगे, एंड इसकी जो एक्सरसाइजेस हैं वो भी हम इंशाल्लाह आज की क्लास के अंदर ही इसको सॉल्व करेंगे. व्हेन वी से वॉइस, तो वॉइस का मतलब वैसे तो आवाज़ होता है, लेकिन एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में जो वॉइस है उसका बुनियादी तौर पर जो मकसद है या उसका जो मीनिंग बनता है वो है कि पर्सपेक्टिव, यानी नुक्ता नज़र जिसको आप बोलते हैं, कि आप एक बात बता रहे हैं, एक एक्टिविटी परफॉर्म हुई है. अब उस एक्टिविटी को एक्सप्लेन करने के दो तरीके हो सकते हैं. या तो और उसमें जो इन्वॉल्वमेंट है, यानी कोई भी जो एक्शन परफॉर्म हो रहा होता है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स उसके अंदर जो है वो दो पार्टीज जो है वो इन्वॉल्व होती हैं, एक सब्जेक्ट और दूसरा ऑब्जेक्ट. यानी कि एक बंदा काम कर रहा होता है और वो काम जो है वो किसी न किसी चीज़ के ऊपर उसका इम्पैक्ट जा रहा होता है, या उस काम का जो इन्फ्लुएंस है या इफेक्ट है वो किसी दूसरी चीज़ के ऊपर हो रहा होता है. तो अब आप बात को दोनों तरीकों से बता सकते हैं. मतलब लेट्स सपोज अली है, ठीक है, अली ने एक सेब खाया है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि अली ईट्स एन एप्पल. अब जब आप कहते हैं कि अली ईट्स एन एप्पल, अब जो बात है वो आप सेब की जबानी नहीं बता रहे या सेब के पर्सपेक्टिव से नहीं बता रहे, बल्कि इस बात को आप बता रहे हैं अली के पर्सपेक्टिव से. और ये भी आप कह सकते हैं कि सेब अली से खाया गया. ठीक है, तो आप इस सूरत में फिर आप क्या बता रहे होंगे, आप ऑब्जेक्ट के पर्सपेक्टिव से, यानी ऑब्जेक्ट को आप स्ट्रीम लाइन में लाके, या ऑब्जेक्ट को आप जो है वो लाइम लाइट में लाके, उसको आप फर्स्ट प्रायोरिटी पे लाके आप उसकी उसके मुतालिक जो है वो आप बात कर रहे होंगे. ठीक है, तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आर बेसिकली द ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स दैट रिफ्लेक्ट द फोकस ऑफ अ सेंटेंस. यानी कि सेंटेंस का जो फोकस है वो किस चीज़ के ऊपर है. फोकस जो है वो आपका सब्जेक्ट के ऊपर है या ऑब्जेक्ट के ऊपर है. While the active voice emphasizes the subject performing an action, the passive voice highlights the action itself or the receiver of the action. ठीक है, यानी एक्टिव वॉइस में जो फोकस होता है वो किसके ऊपर होता है, वो सब्जेक्ट के ऊपर होता है. आप सब्जेक्ट के पर्सपेक्टिव से ही पूरी बात जो है वो आप बता रहे होते हैं. और पैसिव वॉइस में क्या होता है, पैसिव वॉइस में आप सब्जेक्ट के पर्सपेक्टिव से कहानी को बताने की बजाय, सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कहानी को बताने की बजाय, आप ऑब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से या ऑब्जेक्ट के पर्सपेक्टिव से आप जो बात होती है उसको आप जो है वो बता रहे होते हैं. ठीक है, तो अब इसके अंदर जो है वो सबसे पहले बिफोर वी मूव टुवर्ड्स द रूल्स, जो कि बेसिकली यहाँ से स्टार्ट होंगे, हम थोड़ा सा पहले डिस्कशन कर लेते हैं कि एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है, और हम पैसिव वॉइस यूज क्यों करते हैं. ठीक है, और उसके बाद फिर हम इसके रूल्स की तरफ जो है वो मूव कर जाएंगे. अच्छा, अब जो एक्टिव वॉइस होता है उसमें ऑब्वियसली द सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन, और सब्जेक्ट के परस्पेक्टिव से ही आप जो है वो कहानी बता रहे होते हैं. तो अब तक हमने जितने भी सेंटेंसेस बनाए, जब हम लोग टेंसेस की बात कर रहे थे या सेंटेंस की डिफरेंट टाइप्स की बात कर रहे थे, तो उसमें हम लोग जितने भी सेंटेंसेस बना रहे थे वो हम लोग बेसिकली बना रहे थे एक्टिव वॉइस में. ठीक है, और इसका जो मैंने आपको 5 इसके स्ट्रक्चर्स भी बताए थे, एस वी है या एस वी ओ है, ठीक है, या एस वी सी है, तो सारे मैंने जो आपको स्ट्रक्चर्स बताए थे. तो उसमें जो 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 स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है दैट इज एस वी ओ, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. यानी सब्जेक्ट पहले आता है, फिर उसके बाद वो जो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा होता है उसको मेंशन किया जाता है, और फिर उसके बाद जिस मतलब यानी कि इंपॉर्टेंस वाइज है ना, अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ इंपॉर्टेंस, कि सब्जेक्ट सबसे पहले इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, और फिर उसके बाद वर्ब इंपॉर्टेंट होता है, और उसके बाद फिर क्या होता है, ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है. अच्छा, यहाँ पर एक चीज मैं आपको इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ द लेक्चर ही बता दूं कि जो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का कॉन्सेप्ट है, ठीक है,
इट ओनली इन्वॉल्व्स, ठीक है, इट ओनली इन्वॉल्व्स ट्रांजिटिव वर्ब्स, ठीक है। इन्वॉल्व्स के स्पेलिंग में ठीक कर लूं, इन्वॉल्व्स ट्रांजिटिव वर्ब्स। ट्रांजिटिव वर्ब्स कौन से होते हैं, जरा मुझे कोई बच्चा जल्दी से बता दे, व्हाट आर द ट्रांजिटिव वर्ब्स? जी, ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं बेटा? जिनके सर पास वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। यस, विच रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट। यस, वर्ब रिक्वायरिंग एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, वर्ब रिक्वायरिंग एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव। तो वो तमाम के तमाम वर्ब्स जो इंट्रांजिटिव हैं उनका पैसिव वॉइस बन ही नहीं सकता, ठीक है। जो इंट्रांजिटिव होते हैं, जिनके पास ऑब्जेक्ट नहीं होता, अगर सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आप उसका पैसिव वॉइस जो है वो नहीं बना सकते। अच्छा, अब एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर आप देखें, एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर में क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। लाइक फॉर एग्जांपल द सेंटेंस इज द टीचर एक्सप्लेन्स द लेसन। तो अब इसमें टीचर जो है वो सब्जेक्ट है, एक्सप्लेन इसमें वर्ब है, और लेसन इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट। मतलब क्या हुआ कि द टीचर इज एक्टिवली डूइंग द एक्सप्लेनिंग और द एक्सप्लेनिंग प्रोसेस। तो अब उसमें क्या होता है कि जो बंदा काम कर रहा है, आप उसके पर्सपेक्टिव से जब आप बात को बताएंगे, उसको उसको सबसे पहले आप मेंशन करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि जिसको आप सबसे पहले मेंशन करेंगे, फिर कहानी उसी के हिसाब से आगे की तरफ चलेगी ना, सेंटेंस फिर उसी के हिसाब से आगे चलेगा। जबकि पैसिव वॉइस में क्या होता है, इन द पैसिव वॉइस द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव सेंटेंस बिकम्स द सब्जेक्ट एंड द सब्जेक्ट इज आइदर ओमिटेड, या तो आप उसको बिल्कुल ही ओमिट कर देते हैं, क्योंकि देखो पैसिव वॉइस में आपका जो सब्जेक्ट होता है वो आपका मैटर ऑफ कंसर्न ही नहीं होता, आप उसको इंपॉर्टेंस ही नहीं दे रहे होते। यही वजह है कि आप उसको फ्रंट पॉइंट से उठा के आप उसको डिमोट कर रहे होते हैं, जिस तरह प्रोमोट करना और डिमोट करना, ठीक है। तो आप क्या कर रहे होते हैं, ऑब्जेक्ट को प्रोमोट करके सब्जेक्ट की जगह पर लेकर आ रहे होते हैं, और सब्जेक्ट जो है उसको या तो आप बिल्कुल ही खत्म कर देते हैं, खत्म कब करते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा, या फिर ये है कि आप उसको बाय के जरिए इंट्रोड्यूस करवाते हैं, बाय अली, बाय उमर, बाय द टीचर वगैरह वगैरह, जैसे द लेसन इज एक्सप्लेन्ड बाय द टीचर। तो अब इसमें क्या है कि आप आपका जो फोकस है वो किसके ऊपर है, वो लेसन के ऊपर है, ठीक है, लेसन के ऊपर है। यानी कि जैसे हम कहते हैं ना कि नमाज पढ़ी जा रही है, तो अब इसमें क्या है कि सर इसी वजह से इन वर्ब्स के ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव कहते हैं। नहीं, इस वजह से नहीं कहते, ऐसा नहीं है कि इस वजह से हम लोग इनको वर्ब्स को ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव कहते हैं। ये तो एडवांस लेवल है ना, अभी हम लोग एडवांस स्ट्रक्चर पर आ गए। जितनी 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 रूल्स एंड रेगुलेशंस थी, वो जिस जिस एतबार से थी, हमने उनको उसी उसी एतबार से पढ़ लिया। अगर एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का किसी भी वर्ब के ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव होने के ऊपर कोई इन्फ्लुएंस होता या कोई इफेक्ट होता, तो वो फिर मैं आपको वहां पर बताता कि यार ये ना इस वजह से ट्रांजिटिव होता है, या ये इस वजह से इंट्रांजिटिव होता है। वर्ब्स की अपनी अपनी एक नेचर होती है, कुछ कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती हैं कि जिसके अंदर किसी थर्ड यानी कि किसी सेकंड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट का मकसद ही नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल अली डाइड, तो अब उसके अंदर अली अली मर गया, ठीक है। तो अब जैसे आप कहते हैं अली मर गया, तो अब उसमें उसके मरने का किसी के ऊपर उस तरीके से उस एक्टिविटी का डायरेक्ट इफेक्ट हो ही नहीं रहा। तो वर्ब को इन इट सेल्फ, मतलब बाय नेचर वर्ब को जब जरूरत नहीं होती ऑब्जेक्ट की, तो हम उसको इंट्रांजिटिव कहते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि वर्ब का ट्रांजिटिव होना या ना ट्रांजिटिव होना ये एक्टिव पैसिव वॉइस के साथ कंडीशन है, ऐसा नहीं है। हाँ, जो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस हैं, इनकी जो फॉर्मेशन है वो वर्ब की के स्ट्रक्चर के साथ कंडीशन है। यानी कि वर्ब का एक्टिव पैसिव वॉइस के ऊपर तो इफेक्ट होता है, लेकिन एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव होने के साथ कोई लेना देना नहीं, ठीक है। अच्छा, तो अब पैसिव वॉइस में क्या है, पैसिव वॉइस में आप जो है जो लेसन है उसको आप ले आए किसके ऊपर, प्राइम फोकस के ऊपर, द लेसन इज एक्सप्लेन्ड बाय द टीचर। अब यहाँ पे टीचर जो है वो उसकी जो इंपॉर्टेंस है, यानी कि जो एजेंट है जो काम करने वाला है, उसकी इंपॉर्टेंस जो है वो सेकेंडरी हो गई है, और प्राइमरी इंपॉर्टेंस किसकी हो गई है, लेसन की हो गई है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, आप जब मैं आपसे एक जनरली पूछता हूँ, जब आपकी कोई चीज़ चोरी हो जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी कार चोरी हो गई, तो आप क्या कहते हैं, चोर ने मेरी कार चोरी कर ली, या आप सिंपल ये कहते हैं मेरी कार चोरी हो गई? हम्म, मेरी कार चोरी होगी। मेरी कार चोरी हो गई। अब उसमें आप चोर का जिक्र पहले क्यों नहीं करते? क्योंकि आपके लिए ये इंपॉर्टेंट ही नहीं होता कि चोरी किसने की है, आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि यार आपकी कार चली गई है, ठीक है। हमारा घर बन गया है, हमारा घर बन गया है। अब आप ये नहीं कहते कि मिस्त्रियों ने हमारा घर बना दिए, आप सिंपल कहते हैं कि हमारा घर बन गया। तो अब देखो, जब आपके लिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में से प्राइमरीली, बुनियादी तौर पर जब ऑब्जेक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो उस सूरत में आप क्या करते हैं, उस सूरत में आप पैसे वाइज ही बनाते हैं, ठीक है। अब इसमें देर आर सर्टन रीजंस कि जिसकी वजह से हम लोग जो है वो पैसे वाइज बनाते हैं, यानी आपको ये भी पता होना चाहिए ना कि पैसे वाइज हम बनाते क्यों हैं।
तो सबसे पहले नंबर तो चीज ये है कि समटाइम्स ऐसा होता है कि जो एजेंट होता है या जो सब्जेक्ट होता है सब्जेक्ट, लेकिन वो अननोन होता है। ठीक है, द डूअर ऑफ द एक्शन इज अननोन। तो उस सूरत में फिर हम क्या बनाते हैं, पैसिव वॉइस बनाते हैं। जैसे द विंडो वॉज ब्रोकन, नाउ वी डोंट नो हु ब्रोक इट। तो या तो आप कह देंगे कि अली ब्रोक द विंडो, ठीक है, या फिर ये कि आपको पता नहीं है किसने ने तोड़ी है, तो फिर आप कहते हैं कि द विंडो वॉज ब्रोकन। अच्छा, इसी तरीके से बाज दफा ऐसा होता है कि जो 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 एजेंट है, ये जो सब्जेक्ट है, वो इररेलेवेंट होता है, इंपॉर्टेंट नहीं होता। इंपॉर्टेंट उसका मेंशन करना इंपॉर्टेंट ही नहीं होता। द डूअर इज नॉट इंपॉर्टेंट। जैसे द रोड वॉज रिपेयर्ड लास्ट वीक, अब कोई भी नहीं आके पूछेगा कि किसने रिपेयर किया। ठीक है, कि यार ये बात मुकम्मल नहीं है, ये भी बताओ किसने रिपेयर किया है। तो अगर कोई बंदा आके पूछता है कि रोड किसने रिपेयर किया है, ठीक है, तो हम कहेंगे यार मतलब इतने भी तुम तो अपनी, हम उसको यही कहेंगे ना कि यार भाई थोड़ी कॉमन सेंस यूज करो। रोड जो है वो जो रिपेयर करने वाले होते हैं, जो सिविल इंजीनियर्स होते हैं, उन्होंने ही किया होगा ना, और किसने किया होगा। ठीक है, द रोड वॉज रिपेयर्ड लास्ट वीक, तो अब यहाँ पे आपको ये कहने की जरूरत नहीं है कि द मेसन्स या द कंस्ट्रक्टर्स रिपेयर्ड द रोड। रोड इज इंपॉर्टेंट, तो आप डायरेक्ट उसी की बात करेंगे, द रोड वॉज रिपेयर्ड लास्ट वीक। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से बाज दफा ऐसा होता है कि जो एजेंट होता है वो क्या होता है, ऑब्वियस होता है। मतलब वो जो डूअर होता है वो कॉन्टेक्स्ट के अंदर ही इतना एविडेंट होता है कि उसको मेंशन करने की जरूरत ही नहीं होती, यानी कि वर्ब का स्ट्रक्चर बता रहा होता है कि इस तरह का काम कौन करता है। तो वहां पर भी आप क्या बनाते हैं, वहां पर भी आप जो है वो हमेशा पैसिव वॉइस बनाते हैं। जैसे द थीफ वाज अरेस्टेड, द थीफ वाज अरेस्टेड। तो अब ये कहना कि द पुलिस अरेस्टेड द थीफ, तो ये जरूरी नहीं है। मतलब ये सबको पता है कि पुलिस का काम ही यही होता है, थीफ्स को अरेस्ट करना, क्रिमिनल्स को अरेस्ट करना। और आपको ये भी बताने की जरूरत जरूरत नहीं है कि द थीफ वाज अरेस्टेड बाय पुलिस, बिकॉज एवरीबडी नोज के जो अरेस्टिंग है वो पुलिस ही करती है। ठीक है, जो मतलब जो लॉ इन्फोर्समेंट जो बॉडीज होती हैं, जो लॉ इन्फोर्समेंट के जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, वही करते होते हैं। पुलिस की फिर आगे डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं, वो मिलिट्री पुलिस भी हो सकती है, वो एयरफोर्स पुलिस भी हो सकती है, वो नेवी पुलिस भी हो सकती है। लेकिन यह है कि यहाँ पर आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं होती। हाँ कह रहे हैं कि पुलिस पाकिस्तान में ये काम नहीं करती। अब ये तो फिर एक इररेलेवेंट चीज़ है ना, मतलब अभी तो हम लोग ग्रामर पढ़ रहे हैं, तो ग्रामर के परस्पेक्टिव से हमने चलना है। ठीक है, ऑलराइट। तो उसके बाद जो फॉर्मल राइटिंग होती है, जैसे जब आप थीसिस लिख रहे होते हैं आप, या कोई रिसर्च लिख रहे होते हैं, या इसकी मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल देता हूँ कि जब आप जो साइंस के बच्चे हैं, आप जब वो प्रैक्टिकल आपकी राइटिंग्स होती हैं ना, प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो उसमें आप कभी भी ये नहीं लिखते कि इट वा कि आई यू नो आई अरेंज्ड द ऑपरेटस। आप कभी भी ये नहीं कहते। आप सिंपल क्या कहते हैं, द ऑपरेटस वाज अरेंज्ड। ठीक है, या इसी तरीके से द डेटा वाज कलेक्टेड। ठीक है, दिस वाज डन, दिस स्टेप वाज, लीस्ट काउंट वाज टेकन। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करते हैं, जो फॉर्मल राइटिंग होती है, जैसे साइंटिफिक राइटिंग है, टेक्निकल राइटिंग है, जो फॉर्मल राइटिंग है, तो उसको आप डी पर्सनल, उसमें स्टेटमेंट्स को आप क्या करते हैं, डी पर्सनलाइज करते हैं। ठीक है, डीपर्सनलाइज करने का क्या मतलब है कि आप उसमें ये नहीं कहते कि मैंने ये किया, मैंने ये किया। आप अपने आप को ना मतलब वो जो रिसर्चर होता है ना, एक रिसर्चर के लिए या एक साइंसदान के लिए उसकी अपनी जो अ, अपने आप को हाईलाइट करने से ज्यादा उसके लिए जो जो वो काम कर रहा होता है उसको हाईलाइट करना उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो उस सूरत में भी फिर क्या होता है, उस सूरत में जो रिसर्चर्स होते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं, जो टेक्निकल राइटर्स होते हैं, जो रिपोर्ट राइटर्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो अपने आप को सेकेंडरी इंपॉर्टेंस पे रखते हैं, और जो वो काम उन्होंने किया होता है उसको आप उसको वो पहले लेकर आते हैं। तो अभी जो 12th ग्रेड के या 11th ग्रेड के बच्चे हैं, तो आप लोग भी जब रिपोर्ट्स लिखते हैं तो उसमें आप यही लिखते हैं कि द डेटा वाज कलेक्टेड, या रिसर्च वाज डन, अ सर्वे वाज डन। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है वो बात करते हैं। जैसे द एक्सपेरिमेंट वाज कंडक्टेड टू टेस्ट द हाइपोथेसिस। अब आप ये नहीं कहते कि द साइंटिस्ट या सो एंड सो पीपल कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट द हाइपोथेसिस, द एक्सपेरिमेंट वाज कंडक्टेड टू टेस्ट द हाइपोथेसिस। आप आगे ये कह सकते हैं कि बाय अ टीम ऑफ रिसर्चर्स फ्रॉम रशिया, या बाय अ टीम ऑफ रिसर्चर्स फ्रॉम यूके, या बाय अ टीम ऑफ रिसर्चर्स फ्रॉम पाकिस्तान। तो और इसी तरीके से बाज दफा ये होता है कि जो एक्शन होता है, एक्शन, ठीक है, उसको जब एम्फेसाइज करना मकसद होता है, तो उस सूरत में भी आप क्या बनाते हैं, उस सूरत में भी आप पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो इन दैट केस यू आल्सो शिफ्ट द एक्शन टू द फोकस टू द एक्शन और द रिसिपिएंट ऑफ द एक्शन। जैसे द मॉन्यूमेंट वाज अनवील्ड ड्यूरिंग द सेरेमनी, या अ फ्लैग वाज होइस्टेड। ठीक है, अ फ्लैग वाज होइस्टेड ऑन मे बी 23rd of March और 14th of August।
आप ये नहीं कहते कि जी फलां बंदे ने झंडा लहराया। तो मतलब उसका बंदे का मेंशन करना ज्यादा जरूरी नहीं होता इन दैट केस, चाहे वो मतलब वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ही क्यों ना हो। मतलब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उस, या मतलब कोई भी बड़ा ओहदेदार है, तो उसकी इंपॉर्टेंस अपनी जगह है, लेकिन वो झंडे से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑब्वियसली एक बंदे से ज्यादा झंडा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंट्री का। तो आप कभी भी ये नहीं कहते कि द चीफ गेस्ट हॉइस्टेड द फ्लैग वाज हॉइस्टेड बाय द चीफ गेस्ट। ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल बेनजीर भुट्टो, शी वाज एन इंपॉर्टेंट पॉलिटिशियन एंड पॉलिटिकल लीडर। तो जब भी हम कहते हैं तो हम ये नहीं कहते कि समबडी या समवन किल्ड बेनजीर भुट्टो। हम कहते हैं कि बेनजीर भुट्टो वाज किल्ड, या बेनजीर भुट्टो वाज मार्टर्ड, या बेनजीर भुट्टो वाज शॉट या असैसिनेटेड। ठीक है। हाँ, हॉइस्ट का मतलब होता है ना झंडा लहराना, हॉइस्ट। ठीक है, हॉइस्ट, लहराना, हवा में लहराना, बुलंद करना। So these are some of the situations where we do the passive constructions. Now, how do we do that? अब यहाँ पे हम लोग आ गए हैं इसके ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के ऊपर। सो देयर आर बेसिकली फोर इंपॉर्टेंट स्टेप्स, यानी कि जो एक्टिव से पैसिव को कन्वर्ट करना है या पैसिव से एक्टिव में कन्वर्ट करना है, तो उसके चार स्टेप्स होते हैं। पहले नंबर पर क्या है, यू हैव टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट। दिस इज द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू। आप सबसे पहले, जो आपको सेंटेंस दिया गया है एक्टिव में, आप उसमें से ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करते हैं। बिकॉज इफ यू कैन नॉट फाइंड आउट एन ऑब्जेक्ट, यू कैन नॉट स्टार्ट द प्रोसेस। बिकॉज पैसिव वॉइस जो है वो उसका पहला, उसकी जो पहली ब्रेक होती है वो होता ही ऑब्जेक्ट है। इफ यू डोंट हैव एन ऑब्जेक्ट इन द एक्टिव वॉइस, you can't make the passive voice. So the first and the most important thing to do is that you have to find out the object. So the object in the active sentence becomes the subject in the passive sentence. That is why आपको इसको फाइंड आउट करना जरूरी होता है। उसके बाद जो जो दूसरी चीज है वो ये है कि यू हैव टू यूज टू बी। टू बी क्या होते हैं, इज, आर, एम, वाज, वर वगैरह। तो उसको आपने अकॉर्डिंग टू द टेंस जो है वो आपने यूज करना है। वो फिर आगे मैं आपको बताऊंगा कि टेंस जो है वो किस तरीके से चेंज होता है। You have to match the tense of the main verb in the active voice with the appropriate form of to be, यानी कि is, are, am, was, were की जो correct form of verb होती है उसके साथ आपने उसको क्या करना होता है, मैच करना होता है। यानी कि बाज दफा ऐसे होता है कि आपके पास जो ऑब्जेक्ट है, बच्चे ये अक्सर ये बच्चे गलती करते हैं। मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल है ना कि अली एट एप्पल्स। ठीक है, अली एट एप्पल्स। अब यहाँ पे जब एप्पल्स को आप स्टार्ट में लेकर आएंगे, तो यहाँ पे, अब क्योंकि पास्ट टेंस है तो पास्ट के अंदर कौन सी ऑक्सिलरी यूज होती है? हाँ, पास्ट के अंदर was बी की, was वाज और was वर। and were यस, तो आप मुझे ये बताओ कि यहाँ पे वाज लगाएंगे या वर लगाएंगे? वर were वर वर। और was दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने क्या करना है, आपने अकॉर्डिंग टू द टेंस एंड अकॉर्डिंग टू जो आपका नया सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंगली आपने क्या करनी है, ये जो मतलब है इसको हम लोग बी फॉर्म कहते हैं। पैसिव वॉइस, एक्टिव से पैसिव वॉइस में जब आप आते हैं तो उसमें जो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज होती है ना वो होती है इस बी फॉर्म को फाइंड आउट करना, कि कौन सी बी फॉर्म आपने लगानी है। क्योंकि जहां तक मेन वर्ब की बात है, तो मेन वर्ब जो है वो हमेशा क्या होता है, वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है ऑलवेज। पैसिव वॉइस में जब भी आप आएंगे, चाहे जौन सा मर्जी टेंस हो, जौन सा मर्जी उसका एस्पेक्ट हो, चाहे सिंपल हो, चाहे कॉन्टिन्यूस हो, चाहे वो परफेक्ट हो, चाहे वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का तो खैर बनता ही नहीं है। उसकी भी आपको रीजन बताऊंगा कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जो होता है उसका क्यों नहीं बनता। सर एप्पल होगा या द एप्पल इफ यूज्ड एट स्टार्ट्स। नहीं, अगर तो यहाँ पे एप्पल्स है तो फिर यहाँ पर भी आप एप्पल्स ही लेकर आएंगे। अपनी तरफ से आपने उसमें कोई आर्टिकल या अपनी तरफ से आपने कुछ नहीं ऐड करना। अगर यहाँ पे अली एट द एप्पल्स होगा तो फिर आप यहाँ पे द एप्पल्स ले आएंगे। अगर यहाँ पे अली एट एप्पल्स है तो फिर आप यहाँ पर भी एप्पल्स लेकर आएंगे। ठीक है, आप फिर उसके अंदर कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। तो सिंपल आप ये कह देंगे कि एप्पल्स वर ईटन बाय अली। तो यानी कि ये चीज जो आपने वर्ब के हवाले से याद रखनी है वो ये है कि वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है। उसके साथ जो ऑक्सिलरी, यानी कि ये जो रूल नंबर 2 है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल इन पैसिव वॉइस कंस्ट्रक्शंस। और उसके बाद जो चौथे नंबर पर चीज है वो ये है कि यू कैन ऐड द एजेंट, यानी बाय सपोर्ट के साथ आप जो है वो उसको मेंशन कर सकते हैं। और कभी ये होता है कि जैसे नहीं भी मेंशन करते, जैसे इफ द डूअर इज नॉट इंपॉर्टेंट तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। या अननोन है तो उसको भी आप स्किप कर सकते हैं, सब्जेक्ट अगर अननोन है। या अगर बहुत ही ऑब्वियस है तो उस सूरत में भी आप उसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है।
तो बुनियादी तौर पर ये तीन रूल हैं, और चौथा रूल जो है ये क्या होता है, ऑप्शनल होता है। यानी कि अगर ये जो बाय अली बाय उमर ये वाला पार्ट अगर आप स्किप भी कर दें ना, तो टेक्निकली आपका जो सेंटेंस होता है वो करेक्ट होता है। लेकिन बेहतर होता है कि आप उसमें ऐड कर दें, ताकि अगर कोई ऐसा टीचर चेक कर रहा हो जो रिजिड हो, तो वो आपके उसकी वजह से नंबर जो है वो ना काटे। अच्छा, अब होता क्या है कि सिंपल सिंपल जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है, उसमें हम लोग कौन सी ऑक्सिलरीज यूज करते हैं? इज आर एम। ठीक है, कौन सी ऑक्सिलरीज यूज करते हैं प्रेजेंट सिंपल के अंदर? इज आर एम। इज आर एम। हाँ। हाँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल शी राइट्स अ लेटर, तो क्या होगा? अ लेटर इज रिटन बाय हर। और पास्ट सिंपल में क्या होता है? पास्ट सिंपल में आ जाता है वाज वर। A letter was written by her. ठीक है, जैसे ही रिपेयर्ड द कार, तो क्या होगा? The car द was कार repaired by वाज him. रिपेयर्ड बाय हिम। और फ्यूचर सिंपल में क्या होता है? फ्यूचर सिंपल में आप सिर्फ बी फॉर्म यूज करते हैं। बी विल, मतलब यानी कि जो ऑलरेडी उसके अंदर जो मौजूद होगा, ऑलरेडी जो उसके अंदर ऑक्सिलरी मौजूद होगा, आप उस ऑक्सिलरी को नहीं छेड़ेंगे। यानी एक्टिव वॉइस के अंदर अगर हेल्पिंग वर्ब मौजूद है, तो आप उस हेल्पिंग वर्ब को नहीं छेड़ेंगे। उस वो बिल्कुल वैसे का वैसे ही आएगा। हाँ, ये हो सकता है कि अगर, जैसे फॉर एग्जांपल, आगे चल के मैं आपको समझाता हूँ, जैसे शी इज रीडिंग अ बुक, तो अब ये इज आर एम का स्ट्रक्चर जो है वो चेंज नहीं होगा, ये मौजूद ही रहेगा। इसके साथ आप क्या करते हैं, इसके साथ आप एक वर्ड एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं कॉन्टिन्यूअस के अंदर, एंड दैट इज बीइंग। यानी कॉन्टिन्यूअस का अपना जो ऑक्सिलरी है उसके साथ आप बीइंग को ऐड कर देते हैं। उसके साथ आप क्या कर देते हैं? बीइंग ऐड कर देते हैं। अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला जो सेंटेंस लिखा हुआ है, ये तो चलो आपके सामने लिखा हुआ है ना, कि शी इज रीडिंग अ बुक, तो क्या हो जाएगा? अ बुक इज बीइंग रेड बाय हर। लेकिन यहां पे अगर होता कि शी इज रीडिंग बुक्स, शी इज रीडिंग बुक्स, तो फिर ये सेंटेंस कैसे बनता? Books हम्म? are being हाँ, read by बुक्स her. आर। मतलब आपने ये नहीं कहना कि आपने इस बात पे कंफ्यूज नहीं होना कि सर ने कहा था कि जो होगा वो वैसे का वैसे ही रहेगा। ये बिल्कुल वही है, वही है, लेकिन सिर्फ क्या हुआ कि उसका आपने वेरिएंट तब्दील किया है। यानी कि वो आपने हेल्पिंग वर्ब को तब्दील नहीं किया। इज और आर एक ही चीज है, सिर्फ क्या है कि ये मतलब एक ही चीज से मुराद ये है कि ये एक ही जगह पर यूज होते हैं। बस फर्क ये है कि इज सिंगुलर के साथ यूज होता है, और जो आर है वो प्लूरल्स के साथ यूज होता है, या यू के साथ यूज होता है। तो इस चीज का भी आपने ख्याल रखना है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, कि सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो फिर आपने उसी टेंस का प्लूरल ऑक्सिलरी लेकर आना है, और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो फिर आपने उसी टेंस का जो सिंगुलर ऑक्सिलरी है वो आपने लेकर आना है। अच्छा, तो तमाम जो मतलब ये कॉन्टिन्यूस, सिर्फ हम लोग प्रेजेंट future कॉन्टिन्यूस का और simple. पास्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का और पास्ट कॉन्टिन्यूस का जो होता है ना पैसिव वॉइस, वो हम बनाते हैं। जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है उनके नहीं बनाते, और उसकी मैं आपको रीजन भी बताऊंगा। तो अब इसमें देखें कि दे वर पेंटिंग द हाउस, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पर भी, क्योंकि ऑक्सिलरी इसके अंदर ऑलरेडी ऑलरेडी मौजूद है, तो अभी हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑक्सिलरी ऐड करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम इसके साथ बीइंग ऐड करेंगे। एंड बीइंग जो है दैट इज बेसिकली दैट इज द कॉन्टिन्यूस फॉर्म ऑफ बी। तो क्या होगा? द हाउस वॉज बीइंग पेंटेड बाय them। और अगर यहाँ पे होता कि दे वर पेंटिंग द हाउसेज, तो फिर क्या हो जाता? हम्म। The houses. The houses were The houses were being The being houses painted painted were by. being painted by them. वेरी गुड, द हाउसेज वर बीइंग पेंटेड बाय them। द हाउसेज वर बीइंग पेंटेड बाय them हो जाता। अच्छा, अब कॉन्टिन्यू यानी कि हमने सिंपल्स को भी देख लिया, कॉन्टिन्यूस को भी देख लिया, उसके बाद हम आ जाते हैं परफेक्ट की तरफ। तो परफेक्ट में क्या होगा? परफेक्ट जो है, जितने भी परफेक्ट हैं, यानी चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट है, सबके साथ क्या लग जाता है? बीन लग जाता है। बीन, उसका अपना ऑक्सिलरी वैसे ही रहता है। जैसे शी हैज फिनिश्ड द रिपोर्ट, तो रिपोर्ट भी चूंकि सिंगुलर है, द रिपोर्ट हैज बीन फिनिश्ड बाय हर, सिर्फ बीन साथ में ऐड कर दिया। और सबके अंदर देखो, सबके अंदर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हो रही है। दिस इज वेरी इजी। मतलब बच्चे इसको लेके ना एमी पैनिक हो रहे होते हैं। सबसे जब मैं व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, तो मुझे सबसे ज्यादा आसान जो है वो एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट लगते होते थे। दे वर फुल ऑफ फन। चीजों को चेंज करना मुझे ऐसे ऐसे लग रहा होता था जैसे मैं ना वो प्लेडो के साथ खेल रहा हूँ। तो दीज सेंटेंसेज आर बेसिकली द प्लेडो सेंटेंसेज ऑफ, और द प्लेडो कॉन्सेप्ट्स ऑफ लैंग्वेज। जिस तरह प्लेडो में होता है ना कि आप एक चीज से दूसरी चीज बनाते हैं, आप वो उसमें मोल्डिंग्स कर रहे होते हैं, उसमें आप चीजें नई नई बना रहे होते हैं, तो ये तो बिल्कुल प्लेडो की तरह है। आप इसको यूँ समझे कि जैसे आप प्लेडो प्लेडो के साथ जो है ना वो एक चीज आपने बनाई, उससे आपने दूसरी बना ली, दूसरी से आपने तीसरी बना ली। Excuse me, sir. बेटा, सर, ये आप फिर से समझा देंगे ये वाला पास्ट परफेक्ट का? जी बिल्कुल। जितने भी परफेक्ट टेंसेस होते हैं, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट है, चाहे वो पास्ट परफेक्ट है, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट है,
आप उसमें सिर्फ बीन जो है, बीन BEEN, जो कि पास्ट ऑक्सिलरी है बी फॉर्म की, इसको सिर्फ आप ऐड करते हैं। बाकी उसका जो एक्चुअल जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो रिटेन करते हैं उसको, मतलब आप अपनी जगह पे रखते हैं। जैसे शी हैज़ फिनिश द रिपोर्ट, तो अब रिपोर्ट जो है इसको आप ले आए टॉप पे, और हैज़ जो था मतलब जो उसका पास्ट का जो अपना ऑक्सिलरी है वो मौजूद रहा। साथ में जिस ऊपर आपने कॉन्टिन्यूस में बीइंग ऐड किया था, तो परफेक्ट के अंदर आपने बीन ऐड कर दी। ठीक है, द रिपोर्ट हैज बीन फिनिश्ड बाय हर। अब यहाँ पे है कि दे हैड कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, तो द प्रोजेक्ट हैड बीन कंप्लीटेड बाय them। अब यहाँ पे है ही विल हैव रिटन द आर्टिकल, द आर्टिकल विल हैव जो था वो विल हैव अपनी जगह पर आ जाएगा, साथ में आप सिंपल बीन ऐड कर देंगे, द आर्टिकल विल हैव बीन रिटन बाय हिम। ठीक है। और जहां तक मॉडल ऑक्सिलरीज की बात है, सर लास्ट कॉन्टिन्यूस में वाज वर्क की एग्जांपल दे दें। किस लास्ट कॉन्टिन्यूस में? आर यू टॉकिंग अबाउट द पास्ट कॉन्टिन्यूस और द लास्ट कॉन्टिन्यूस? हम्म, पास्ट कॉन्टिन्यूस। ओके, आप देखिए ना, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कहता हूँ कि वासिफ वाज ईटिंग वॉफल्स। ठीक है, अब वॉफल्स के स्पेलिंग भी मेरे गलत हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, वॉफल्स। अच्छा, वासिफ वाज ईटिंग वॉफल्स, तो अब क्या होगा? वॉफल्स वाज, तो साथ में मैं ऐड कर दूंगा बीइंग। एक्सक्यूज मी सर, वर नहीं आएगा यहाँ पर? वॉफल्स डिश है ना? ठीक है, वॉफल्स डिश है ना, तो डिश जो है वो डिश के साथ हम लोग इज आर एम, तो मतलब डिशेज आर ऑलवेज कंसिडर्ड सिंगुलर। ठीक है, जैनब क्या ख्याल है? यस हम्म, सर। या खाली वॉफल भी होता है? नो सर, ठीक लिखे आपने। इट्स ऑलवेज वॉफल्स। ठीक है, जिस तरह वो नहीं होता मीजल्स, ठीक है, गॉगल्स, ठीक है, इस तरह के और भी काफी सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, इवन 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 देर इफ देर इज एस। अब ये एक नई वो मतलब एक नई डिबेट इसमें शुरू हो गई। बहरहाल द थिंग इज कि आपने क्या करना है, आपने जो ऑक्सिलरी है उसको आपने रिटेन करना है, और उसके साथ सिर्फ आपने बीइंग जो है उसको आपने ऐड करना है। सर फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का परफेक्ट टेंस नहीं, पैसे वाइज नहीं होगा, नहीं होगा, वो मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट लेट मी एक्सप्लेन द वन दैट आर रिटन हियर, एंड देन आई विल टेल कि फ्यूचर परफेक्ट फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का क्यों नहीं बनता, और जो जितने भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होते हैं, चाहे वो प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है, उनका क्यों नहीं बनता। अब मॉडल वर्ब में हम क्या करते हैं, जितने भी मॉडल वर्ब्स हैं, कैन है, कुड है, शेल है, शुड है, मे है, मस्ट है, माइट है, ऑट है, ठीक है, जितने भी हैं, उसमें क्या होता है, उसमें सिर्फ बी लगा देते हैं बस। जैसे शी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम कैन, कैन का कैन ही रहेगा, कैन को कुड में तब्दील नहीं करेंगे, वो हम डायरेक्ट एंड डायरेक्ट नेशन में करते हैं। द प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय हर। अब यहाँ पे ये होता है कि ही मे ईट बिरयानी, तो क्या हो जाएगा? बिरयानी मे बी ईटन बाय हिम। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे अगर हो कि ही कुड ईट बिरयानी, तो बिरयानी कुड बी ईटन बाय हिम। ठीक है, अच्छा, इसी तरीके से ही शुड, तो यहाँ पे हो जाएगा बिरयानी शुड बी ईटन बाय हिम। अब आपने ऑक्सिलरीज को याद रखना है। सर अगर आर टू हो। हाँ, ऑट टू होगा तो ऑट टू भी हो जाएगा। जैसे है कि ही ऑट टू ईट बिरयानी, तो हो जाएगा बिरयानी ऑट ऑट टू बी, बिरयानी ऑट टू बी ईटन बाय हिम। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर। ठीक है बेटा। सर हमने पढ़ा था कि जहाँ पे मॉडल वर्ब आएगा वो एज ए मेन वर्ब एक्ट करेगा। तो सर हाँ जो हाँ, पिछले सेंटेंस में वो उसमें हमने मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म में चेंज किया है। यहाँ पे इस सेंटेंस में जो है कैन जो है मेन वर्ब की तरह एक्ट कर रहा है। बस सर इसको हम थर्ड फॉर्म में क्यों नहीं चेंज करेंगे, कुड में क्यों नहीं चेंज करेंगे? नहीं, कैन की जो थर्ड थर्ड फॉर्म है वो कुड तो नहीं होती ना, इसकी सिर्फ ये मॉडल्स की ना डिग्रीज होती हैं, फर्स्ट डिग्री एंड ओके। सेकंड। ठीक है, इसकी ना डिग्री, इसकी डिग्रीज होती हैं। और इनके वो इनको जो ये जो दोनों वर्ब्स हैं ना, ये यानी कि मॉडल्स के साथ, जब मॉडल्स और इन्फिनेटिव जब दोनों आते हैं, तो मॉडल और इन्फिनेटिव दोनों यस। मिलके बनाते हैं, इसको हम लोग बोलते होते हैं कैटरनेटिव वर्ब्स। ठीक है, कैटरनेटिव वर्ब्स। यस।
अब ये दो वर्ब्स इकट्ठे आ गए हैं, और दोनों वर्ब यानी कि कैन जो है वो मतलब इसको किसी भी तरीके से, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब का बुनियादी तौर पर काम क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब का काम होता है टेंस को इंडिकेट करना। ठीक है, टेंस को इंडिकेट करना। तो ये उस यस तरीके से सर। तो हेल्प उस तरीके से तो ये हेल्प कर नहीं रहे होते, ये तो सिर्फ मोडालिटी बता रहे होते हैं। अच्छा। और ओके सर। हाँ, ये जो वर्ब्स होते हैं ना, मतलब कैन और उसके साथ जो बेयर इन्फिनेटिव होता है, ये यानी कि मॉडल वर्ब और इन्फिनेटिव, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? ये कैटेनेटिव वर्ब बनाते हैं। ठीक है। ओके अब सर। कैटेनेटिव वर्ब्स जो होते हैं उसमें सारी बात है, हम जो 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 चेंजेस हैं, या जो जिसको हम लोग मॉडलिंग बोलते हैं, मॉडलिंग ऑफ द वर्ब, जिस तरह वो आप चीज़ों को तब्दील करते हैं, तो अब या मोल्डिंग आप करते हैं, तो अब इसमें जो मोल्डिंग टेंडेंसी है वो कैन से ज़्यादा सॉल्व के अंदर मौजूद है, यानी कि इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बन सकती है। तो इसलिए फिर हम जो है वो यहाँ पर इसको जो है ना वो इसकी हम लोग जो है वो फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो चेंज करते हैं। ठीक है। ओके हाँ, सर, समझ आ ये गया। एक अलग, हाँ ये अलग चीज़ है कि फिर उसके बाद जब हम यहाँ पर आते हैं ना, जिस तरह यहाँ पे ये सॉल्व्ड है, अगर इस तरीके का सेंटेंस आपको दिया हुआ हो, तो जब हम इसको एडवांस ग्रामर के अंदर डिस्कस करते हैं, तो हम ये जो सॉल्व्ड होता है इसको हम लोग बोलते होते हैं पार्टिसिपल इन्फिनेटिव। अब ये फिर एडवांस ग्रामर की चीज़ है। हाँ, पार्टिसिपल ओके इन्फिनेटिव ये मतलब एडवांस ग्रामर की चीज़ है, और अभी यहाँ पे मैं बता के बच्चों को कंफ्यूज नहीं करना चाहता, क्योंकि इसमें जारी बात है, 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बच्चे हैं, तो यू आर प्राइमरली डूइंग इट फॉर योर एग्जाम्स। यस तो सर। हाँ पार्टिसिपल इन्फिनेटिव्स होते हैं, परफेक्ट इन्फिनेटिव्स होते हैं, इसी तरीके से जो है ना वो कॉन्टिन्यूस इन्फिनेटिव्स होते हैं, प्रोग्रेसिव इन्फिनेटिव्स होते हैं। तो अगर आपको याद हो, तो जब मैं आपको इन्फिनेटिव्स पढ़ा रहा था, तो तब भी मैंने आपको बताया था कि इन्फिनेटिव की जो है ना वो कोई 7 8 टाइप्स हैं। अच्छा। ओके सर, समझ आ गया मुझे ये पॉइंट। हाँ। ओके। ऑलराइट। तो अब मैं ये सारा का सारा जो है इसको एक दफ़ा मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ, ठीक है, और मैं आपको सबसे पहले समझाता हूँ कि जो मतलब आपको वो फील हो रहा है ना कि यार जो कॉन्टिन्यूस हैं, जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है, और इसी तरीके से जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हैं, तो वो आपको फील हो रहा होगा कि यार वो उनके साथ ज्यादती हो रही है कि उनका हम लोग क्यों नहीं बनाते। तो मैं पहले आपको ये समझा दूँ। लेट मी ओपन द टीचर चार्ट, ताकि मैं उसके ऊपर आपको ना वो उसकी जो लॉजिक है वो, ताकि मैं आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूँ। आज यार मेरी असल में ना तबीयत नहीं ठीक। मैं अभी सारा दिन बस ऑफिस से वापस आया हूँ, तो बस मैं सोया हुआ था, ताकि मैं इतनी एक रेस्ट कर लूँ कि मैं क्लासेस ले सकूँ। अच्छा, अब 4 टेंसेस ऐसे हैं कि जिनका हम लोग पैसिव वॉइस नहीं बनाते। चार चार यानी कि टेंसेस तो नहीं कह सकते, 4 स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं। उसमें सबसे पहले कौन सा है? उसमें सबसे पहले है जी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के कौन से टेंसेस? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस। और इसी तरीके से, यानी कि एक तो हम इनका नहीं बनाते पैसिव वॉइस, और इसके साथ साथ जो फ्यूचर का कॉन्टिन्यूस टेंस होता है उसका हम लोग नहीं बनाते। अब इसको समझने के लिए हम यहाँ पे रैंडमली कुछ सेंटेंसेस लिख लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल, ही हैज बीन प्लेइंग हॉकी सिंस मॉर्निंग। ठीक है, ही हैज बीन प्लेइंग हॉकी सिंस मॉर्निंग। इसी तरीके से ही हैड बीन प्लेइंग हॉकी सिंस मॉर्निंग। इसी तरीके से ही विल हैव बीन प्लेइंग हॉकी सिंस मॉर्निंग। और चौथा मैंने यहाँ पे लिख दिया कि ही विल बी प्लेइंग हॉकी सिंस मॉर्निंग। अब मैं यहाँ पे आपको ना इसकी लॉजिक देने लगा हूँ। आपको मोस्टली जब कॉलेजेस में या स्कूल्स में जब टीचर पढ़ा रहा होता है, इंग्लिश का टीचर, तो वो आपको सिंपल बता देता है कि बेटा इन चारों का नहीं बनता, और ये कह के टीचर आगे मूव कर जाता है। ही और शी डज नॉट गिव यू द लॉजिक कि हम इसका क्यों नहीं बनाते। अब मुझे जरा इन सेंटेंसेस को आप देखें, और मुझे आप बताएं कि हम तमाम टेंसेस के अंदर फॉर्म ऑफ वर्ब हमने कौन सी लगानी होती है जब पैसिव वॉइस में आते हैं? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। थर्ड। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ऐसे ही है। यस। अच्छा, मुझे बताएं कि परफेक्ट के अंदर हमने कौन सा ऑक्सिलरी यूज किया? बीन। बीन। और कॉन्टिन्यूस के अंदर? बीइंग। बीन। ठीक है। परफेक्ट का ऑक्सिलरी अलग है, कॉन्टिन्यूस का जो ऑक्सिलरी है वो क्या है? अलग है। अच्छा, इसके अलावा मुझे बताएं कि परफेक्ट टेंस जो है उसको इंडिकेट करने के लिए हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? हैज, हैव एंड हैड। हैज बीन एंड हैड हैज, बीन। हैव, हैड। हैज, हैव और हैड। ठीक है। अच्छा, और जो क्या उसको बोलते हैं,
कॉन्टिन्यूअस है उसको इंडिकेट करने के लिए कौन से होते हैं? इज, आर, एम, वाज, वर। ठीक है। अच्छा, अब होता ये है कि जब आप सेंटेंस बना रहे होते हैं तो आप इन कैटेगरीज में से, यानी कि ये आपके पास, ये समझ लो कि ये परफेक्ट टेंसेस की रैक है। इसमें से आप कोई एक, आपने परफेक्ट टेंस बनाना है तो आप क्या करेंगे? आप हैज और हैज बीन सेलेक्ट कर लेंगे, या हैव बीन, हैड बीन। एक्टिव में आप हैज, हैव, हैड यूज कर लेंगे। पैसिव में आप जो है ना वो बीन यूज कर लेंगे। कॉन्टिन्यूस आपने बनाना है तो आप जो है वो एक्टिव में इज, आर, एम, वाज, वर यूज करेंगे, और पैसिव वाइज में आप इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग, वाज बीइंग, वर बीइंग यूज कर लेंगे। ऐसे ही करते हैं ना आप लोग? अच्छा, अब मैं इसका बनाता हूं पैसिव वॉइस। अब यहां पे मैं कहता हूं कि हॉकी हैज बीन, ठीक है, बीइंग प्लेड बाय हिम सिंस मॉर्निंग। यानी कि रूल तो यही कहता है ना, रूल तो हमें यही कहता है ना कि आपने क्या करना है, आपने जो ऑक्सिलरी ऑलरेडी मौजूद होगा एक्टिव के अंदर उसको आपने नीचे वैसे के वैसे उतारना है। यही रूल मैंने आपको बताया ना। हम्म। यस सर। अब हैज बीन जो है वो हैज बीन की जगह पर आ गया। अब इसके बाद या तो यहां पे मैं बीइंग लगा सकता हूं, या दोबारा मैं बीइंग लगा सकता हूं। ठीक है, या मैं क्या करूंगा, बीइंग लगाऊंगा या दोबारा बीइंग लगाऊंगा। अब इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि अगर मैं कहता हूं कि हॉकी हैज बीन बीइंग प्लेड बाय हिम, तो आपको नहीं लगता कि ये जो बीइंग है ये कॉन्टिन्यूअस को शो कर रहा है, और बीन जो है ये क्या शो कर रहा है, परफेक्ट को शो कर रहा है। परफेक्ट को शो करने के लिए ऑलरेडी हमारे पास हैज मौजूद है। तो या तो फिर मुझे कहना चाहिए कि हॉकी हैज बीइंग प्लेड, और अगर मैं हैज बीइंग लगाता हूं तो हैज के साथ तो किसी भी स्ट्रक्चर में बीइंग नहीं लगता। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे दो प्रॉब्लम्स होते हैं। पहला जो प्रॉब्लम है इसको हम लोग बोलते होते हैं वर्ब कॉन्फ्लिक्ट। वर्ब कॉन्फ्लिक्ट कि वर्ब्स का आपस में क्या आता है, कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। यानी कि देखो, आपको परफेक्ट को शो करने के लिए यहाँ पे हैज ऑलरेडी मौजूद है ना, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि ये परफेक्ट स्ट्रक्चर है। राइट? बात समझ आ रही है ना? यस सर। अच्छा, और ये जो बीइंग है ये किस चीज को शो कर रहा है, कॉन्टिन्यूस को शो कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम कहां पर आती है, जब ये बीइंग और बीइंग दोनों आप एक ही कैटेगरी के दो फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। तो रूल ये है कि आप मुख्तलिफ कैटेगरीज के दो वर्ब्स को यूज कर सकते हैं इकट्ठे, लेकिन बीइंग को और बीन को आप इकट्ठा यूज नहीं कर सकते। जिस तरीके से आपको हैज को और इसको इकट्ठा यूज नहीं कर सकते, हैज को आर के साथ यूज नहीं कर सकते, हैज को एम के साथ यूज नहीं कर सकते, हैज को वाज के साथ यूज करेंगे तो वर्ब कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। वाज कहेगा मैं कॉन्टिन्यूअस हूं, ये कहेगा मैं परफेक्ट हूं, आपस में लड़ते ही रहेंगे। तो पहला जो प्रॉब्लम आता है वो क्या आता है, वर्ब कॉन्फ्लिक्ट का आता है। दूसरा जो प्रॉब्लम होता है ना वो होता है वर्बोसिटी। अब वर्बोसिटी से क्या मुराद है, वर्बोसिटी से क्या मुराद है, वर्बोसिटी से मुराद ये है कि अब मुझे यहाँ पे जैसे सेंटेंस तो मैंने आपके सामने बना दिया, बनने को तो बना दिया। एक मेन वर्ब के साथ कितने हेल्पिंग वर्ब्स हैं? हम्म। टू सर। तीन। लेकिन मतलब अगर हम बनाते हैं तो एक मेन वर्ब के साथ तीन हेल्पिंग वर्ब्स आ जाते हैं। एक जो है, एक मेन वर्ब के साथ तीन हेल्पिंग वर्ब आ जाते हैं। तो हम कहते हैं यार ये मतलब ये किस तरह का वर्ब है कि जिसको तीन हेल्पिंग वर्ब चाहिए। ठीक है, मतलब ये कैसा वर्ब है कि जिसको तीन वर्ब्स चाहिए। मतलब सेंटेंस के अंदर चार वर्ब्स यूज करेंगे, चार वर्ब्स। तो ये तो बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। तो दैट इज द रीजन के जिसकी वजह से वर्बोसिटी और वर्ब कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हम लोग जो है वो इनका बनने को बन जाता है। देखो मैंने आपके सामने बना दिया, लेकिन उसके अंदर फिर टेक्निकल एरर्स आ जाते हैं। सेम प्रॉब्लम यहां पर आता है, सेम प्रॉब्लम यहां पर आता है। और इसी तरीके से जब मैं कहता हूं ही विल बी प्लेइंग हॉकी सिंस मॉर्निंग, तो क्या होगा, हॉकी विल बी बीइंग प्लेड बाय हिम। यही बनेगा ना अगर मैं इसका यस बनाता सर। हूँ। तो इसके अंदर अगेन ये प्रॉब्लम आएगी कि ये बी और बीइंग एक ही कैटेगरी के दो वर्ब्स आप क्यों यूज कर रहे हैं। तो इसके अंदर भी वर्ब कॉन्फ्लिक्ट भी आएगा, वर्बोसिटी भी आएगी कि एक वर्ब है और उसके साथ तीन हेल्पिंग वर्ब्स आ रहे हैं।
तो इस वर्बोसिटी की वजह से और वर्ब कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हम इन चार टेंसेस का जो पैसिव वॉइस होता है वो नहीं बनाते। इज दैट क्लियर? यस सर। ओके। अब हम चलते हैं आगे सेंटेंस वाइज। सेंटेंस वाइज ये जो जितना भी मैंने आपको बताया है, हुजैफा कह रहे हैं कि दोबारा बता दें। ठीक है, दोबारा जानी मैं बता देता हूँ। देखो ये जो चार वर्ब्स होते हैं ना, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, इसका हम लोग पैसिव वॉइस इसलिए नहीं बनाते, ठीक है, क्योंकि एक जो मैं हुजैफा क्रिकेटर है, ये उसकी कुवैत की जो क्रिकेट की टीम है उसका ये कैप्टन है। आप में से बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा। हुजैफा मुझे ये बताओ कि एक आपके पास एक बंदा बैटिंग के लिए जा रहा है, ठीक है, तो उसके साथ आप तीन रनर भेज सकते हो? नो सर। क्यों भाई? मतलब एक बंदा जा रहा है क्रिकेट खेलने के लिए, आप उसको कहो यार ऐसे करते हैं तुम्हारे, तुम अपने साथ तीन रनर ले जाओ, वो तुम्हारी जगह भागेंगे। तो जब तीन नो भागेंगे तो सर। जाहिर बात है कोई ना कोई उसको रन आउट करवा देगा। ठीक है, तो यहाँ पर होता ये है कि जब आप एक वर्ब के लिए आपके पास जो ब्रैकेट्स हैं ना, वो दो ब्रैकेट्स हैं। ब्रैकेट्स आपके पास कितनी है? दो। परफेक्ट में से आप जी। सेलेक्ट करेंगे तो या तो ये वाला सेलेक्ट करेंगे या ये वाला सेलेक्ट करेंगे। या अगर आपने परफेक्ट का पैसिव वॉइस बनाना है तो आप हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन अलाइन कर रहे हैं ना कि ये भी परफेक्ट है ये भी परफेक्ट है, तो दोनों इकट्ठे यूज हो जाएंगे। इसी तरीके से ये कॉन्टिन्यूस के आपस में कॉन्टिन्यूस के यूज हो जाएंगे, लेकिन ये इस तरीके से क्रॉस में यूज नहीं हो सकते। समझ आ रही है ना? जी सर जी। इसको आप क्रॉस में यूज नहीं कर सकते। जब आप इसको क्रॉस में यूज करेंगे तो एरर आएगा। अब यहाँ पे देखो कि बीन और बीइंग इकट्ठे क्रॉस में यूज हुए, एरर आ गया। यहाँ पे बी और बीइंग क्रॉस में यूज हुए, एरर आ गया। तो इस एरर की वजह से हम इसका पैसिव वॉइस नहीं बनाते। ठीक है, ओके सर थैंक। ओके। अब ये जितने भी हमने रूल्स पढ़े हैं ये सारे के सारे थे डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग, कि डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस में अब अगर आपके पास इंपेरेटिव सेंटेंस आ जाए, इंपेरेटिव सेंटेंस, तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, आप लेट को, ठीक है, या मॉडल वर्ब को आप जो है वो क्या करते हैं, उसको आप जो है वो स्टार्ट में ले जाते हैं, क्योंकि इंपेरेटिव्स के अंदर सब्जेक्ट मेंशन ही नहीं होता, ऑलरेडी होता ही नहीं है सब्जेक्ट। मतलब होता है लेकिन उसको हम लोग मेंशन नहीं करते, जैसे ना क्लोज द डोर, तो क्या होता है कि लेट द डोर बी क्लोज्ड। ठीक है, लेट द डोर बी क्लोज्ड। और जो मॉडल वर्ब्स वाला स्ट्रक्चर है ना, ये मैं आपको इसकी एक एग्जांपल दे देता हूँ, वैसे आपके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल होता है ना कि हम ये कहते हैं ना कि शुड यू नीड द शुड यू नीड माई हेल्प, कॉल मी। ठीक है, ऑलराइट। अब एक अगर आपको मेरी जरूरत हो, शुड यू नीड माई हेल्प कॉल मी, अगर आपको मेरी जरूरत पड़े तो मुझे कॉल कर लेना। ठीक है, और तो इसमें क्या इसका अगर हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, शुड यू नीड माई माई हेल्प कॉल मी, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा कॉल मी शुड शुड अ नीड अराइव्स, शुड अ नीड अराइव्स। तो इस तरीके का मतलब ये एडवांस स्ट्रक्चर है। ये अगर आप लोग एमडी कैट वाले बच्चे होते तो मैं आपको ये समझाता, लेकिन अभी फिलहाल मैं आपको इसमें इंडल्ज नहीं करना चाहता, बिकॉज मॉडल वर्ब्स वाली जो इंपैरेटिव्स होते हैं वो अभी आप लोगों के लिए मैट्रिक एफएससी के लेवल पे आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो ये मोस्टली क्या होता है कि बाज दफा ऐसे होता है कि कुछ इंपैरेटिव्स ऐसे होते हैं कि जिनको आप लोग शुड से स्टार्ट कर रहे होते हैं, शुड यू नीड माई हेल्प कॉल मी शुड अ नीड अराइव। ठीक है, तो अराइव आएगा यहाँ पे, अराइव्स नहीं आएगा, शुड अ नीड अराइव। तो ये मॉडल से भी बाज दफा जो होते हैं ना इंपैरेटिव्स, इनको शुरू करते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है, क्लोज द डोर, लेट द डोर बी क्लोज्ड। और इवन आप इसको अगर करना चाहते हैं कि शुड द डोर बी क्लोज्ड, तो भी ठीक हो जाएगा, लेकिन उसमें फिर ये हो जाएगा कि आप, इसका मतलब है कि इसको आप एक मोडालिटी, इसकी मोडालिटी को आप चेंज कर रहे हैं। मतलब ये इसको ना हम लोग बोलते होते हैं अल्टरकेशंस करना, कि आप इसको अल्टरकेट कर रहे हैं। बट ये है कि आप इस लेवल के ऊपर इसकी इस तरह के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो आप ना ही करें। सर मोर एग्जांपल्स ऑफ इंपैरेटिव, जी मैं दे देता हूँ आपको, मुझे इंपैरेटिव सेंटेंस बनाए, मैं आपको उसका बना के देता हूँ। इसका बड़ा सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ये इसका स्ट्रक्चर होता है इंपैरेटिव। जैसे अगर आप कहते हो एक कि, कप ऑफ जी बेटा,
Excuse me, sir. जी। टेक ए कप ऑफ वाटर। टेक अ कप ऑफ वाटर। टेक अ कप ऑफ वाटर, तो ये हो जाएगा लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, अ कप ऑफ वाटर। लेट अ कप ऑफ वाटर बी टेकन। So this is how you'll make it. जी आयशा। सर ये जितने भी हमारे पास पैसिव वॉइस हैं इसमें, क्या चीज? सर जितने भी पैसिव सेंटेंसेस हैं उन सब में हम लोग थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तमाम के अंदर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी। ये एक स्टैंडर्ड रूल है। जब भी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसमें, अच्छा, अच्छा, आप ये, आपने, एक बच्चे ने पूछा है कि शट अप का क्या होगा ना, शट अप। तो अब शट अप खाली जो है, अगर आप कहते हो शट अप, तो इसके अंदर तो ऑब्जेक्ट ही नहीं है ना, इसके अंदर तो ऑब्जेक्ट ही नहीं है। हाँ, अगर यहाँ पे होता है कि शट योर माउथ आप, या शट अप योर माउथ, शट अप योर माउथ, या शट योर माउथ आप, तो Let फिर your इसका mouth क्या बनेगा? हाँ, लेट योर, let your mouth हाँ, shut up. यस, लेट योर माउथ बी शट। जैसे हम कहते हैं बूथी बांध कर रोए, लेट योर माउथ बी शट। ऑब्जेक्ट होगा तो फिर आप बनाओगे ना, अगर शट अप योर माउथ या शट योर माउथ आप, ठीक है। ये जो हम कहते हैं ना, यू शट अप, ये ग्रामेटिकली सेंटेंस ठीक नहीं होता। नहीं, यू शट अप नहीं होगा सर। डाइव, लाई, स्लीप का पैसिव बन सकता है? नहीं बन सकता, क्योंकि वो, ये चीज मैंने बेटा आपको इन द वेरी बिगिनिंग बताई थी मुस्तफा, कि जो जिनका जिनके पास ऑब्जेक्ट नहीं होता उनका पैसिव वॉइस नहीं बन सकता। अच्छा, अब इंट्रोगेटिव्स में क्या होता है? जैसे हु रोट दिस बुक, ठीक है, हु रोट दिस बुक, और शट अप यू मोरॉन का पैसिव वॉइस क्या होगा? इसमें जो यू मोरॉन है, ये तो बेसिकली इसको हम लोग बोलते होते हैं वोकेटिव, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना कि मैं यहाँ पे ही कहता हूँ कि इसी तरीके से, ये पता नहीं क्यों तुम लोग मुझसे गालियों वाले सेंटेंसेस बनवा रहे हो। अगर मैं कहता हूँ शट अप यू इडियट, या यू फूल, अब इसमें सेंटेंस हमारे पास क्या है कि, या जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको मैं कर लेता हूँ कि शट अप योर माउथ, वैसे होता ही है कि शट योर माउथ अप, शट अप योर माउथ यू फूल। तो अब इसमें ये जो यू फूल है ना, मतलब ये तो एक सेंटेंस हो गया ना, कि जिसमें शट अप जो है वो आपके पास वर्ब है, और योर माउथ जो है इसमें ऑब्जेक्ट है। ये जो बेटा यू फूल है ना, इसको हम लोग बोलते होते हैं वोकेटिव। उर्दू में आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा हरफे निदा का, हरफे निदा, जिसमें होता है ना, जैसे ए अल्लाह, ए मेरे दोस्त, ठीक है, वगैरह वगैरह। अब जो सर हुरूफ, जिसमें जी बेटा, सर जिसमें एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। हाँ बिल्कुल, जिसके आखिर में आप लोग ने देखो, वो जो होता है ना हरफे निदा, एक्सक्लेमेशन मार्क जो है वो हर्फ नहीं है। एक्सक्लेमेशन मार्क जो है बेटा, एक्सक्लेमेशन मार्क जो है, इट इज नॉट अ हर्फ। ये तो बेसिकली वो है ना, रमजे औकाफ है, रमजे वक्फ है ये। इसको हम लोग रमूजे औकाफ में पढ़ते हैं, लेकिन ये, अलामत। हाँ, ये अलामत है, ये पंक्चुएशन मार्क है, ठीक है नवाल। ये सर वो आपने बोला ना हरफे निदा, तो मुझे लगा कि मेरे बच्चे, ये एक्सेल। हर्फ है ना, ए अल्लाह, ठीक है, ए, यानी कि ए, ठीक है, ए, और इसी तरीके से या, ओए, अरे, ये हुरूफ निदा है ना, यस सर। ये हुरूफ निदा है, ठीक है। हाँ, इसको, यस। ये इसमें ये हरफ निदा होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ ना ए अल्लाह, तो ए अल्लाह के अंदर क्या है? ए जो है, ये है हरफ निदा, और अल्लाह इसमें क्या है? इसको हम लोग बोलते होते हैं इसमें मुनादी। इसमें मुनादी यानी कि जिस 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 शख्स को पुकारा जा रहा हो, ठीक है। अच्छा, अब ये मिलकर ना फिर एक मुरक्कब बनाते हैं, मुरक्कब निदाई इसको कहा जाता है। बहरहाल, उर्दू से हम वापस आते हैं इंग्लिश की तरफ। अब इसमें जो यू फूल है बेटा, ये सिर्फ एक वोकेटिव है, इसका सेंटेंस के स्ट्रक्चर से कोई लेना देना नहीं है। इसका स्ट्रक्चर के साथ कोई लेना देना, जैसे आप नहीं कहते
अम्मी मुझे खाना दे दो, अब्बू ये मुझे तंग कर रहा है, भाई मेरी बात सुने। तो वो जो अम्मी अब्बू भाई वगैरह वगैरह, तो उसका सेंटेंस के स्ट्रक्चर के साथ कोई लेना देना नहीं होता। हम बात कह रहे हैं कि सर आप तो उर्दू क्लास की एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। अरे नहीं यार, एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा, मतलब देखो, सिर्फ आपको एक उस्ताद जो है ना, बेटा उस्ताद पता है क्या, बाप जो होता है ना, वो उसको उसके बच्चे खुश हो जाए ना, उसके बच्चे राजी हों, तो वो उसके लिए वो तपती धूप हो जो मर्जी हो, वो हर हद तक चाहता है अपने बच्चों को खुश रखने के लिए। तो बेटा उस्ताद भी बेचारा यही कर रहा होता है, वो कहता है यार अगर इनको इंग्लिश में समझ नहीं आ रही तो शायद इनको उर्दू के तरीके से समझ आ जाए। ठीक है। तो बहरहाल इफ यू थिंक कि दैट वाज एन एडवर्टीजमेंट, तो चलें आप उस तरीके से समझ लें। ठीक है। वैसे आप में से बहुत सारे बच्चों ने तो मेरे ख्याल में करवा ली होगी रजिस्ट्रेशन उर्दू की वैसे भी। अच्छा बहरहाल, तो सवाल ईकान का जो था, वो अब आई होप कि ईकान आपको समझ आ गई होगी। किस जी जी। किस चीज की रजिस्ट्रेशन? उर्दू के कोर्स का वो कह रहे हैं कि सर आप उर्दू के कोर्स की रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। हमारा उर्दू का भी आगे आगे फेब में उर्दू का भी इसी तरीके का हो रहा है ना, बूट कैंप। तो इसने हमाद ने मुझे लगता है करवा ली होगी रजिस्ट्रेशन, इसलिए ये मेरे साथ मजाक कर रहा है, शुक्र लगा रहा है। अच्छा। तो बहरहाल, आई होप कि आपको इंपैरेटिव्स की समझ आ गई होगी कि इंपैरेटिव्स का जो स्ट्रक्चर है वो बेसिकली क्या है, वो ये स्ट्रक्चर है। उसके बाद हम चलते हैं इंट्रोगेटिव्स की तरफ। इंट्रोगेटिव्स में क्या होता है कि जो यस नो क्वेश्चंस होते हैं ना, यस नो क्वेश्चंस, ठीक है, उनको तो आप उसी तरीके से ही शुरू करते हैं। ठीक है। अब इसमें देखें कि सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, जैसे अगर सेंटेंस हु से स्टार्ट हो रहा है या व्हेन से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो आप उसको उसी तरीके से ही वापस ले आएंगे और उसके साथ सिर्फ बाय लगा देंगे। अब इसकी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स लिख के फिर उसके बाद आपको मैं इसके जो स्ट्रक्चर है वो समझाते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल है कि बाय व्हेन, सर ये बाय, सेंटेंस थोड़ा अजीब से नहीं लगता? क्या चीज? सेंटेंस जैसे बाय, बाय, व्हेन वगैरह। मैं बताता हूँ। बाय व्हेन दिस ड्रेस विल बी रेडी, बाय व्हेन दिस, या फॉर एग्जांपल बाय व्हेन दिस रोड विल बी कंप्लीटेड, या नहीं, ये तो मैं वो बना रहा हूँ ना, बाय व्हेन विल यू कंप्लीट दिस टास्क। ठीक है। इसी तरीके से फ्रॉम वेयर कैन आई बाय दिस बुक, मैं ये किताब कहाँ से खरीद सकता हूँ। अच्छा, इसी तरीके से बाय, नो, या इसी तरीके से फॉर एग्जांपल है कि हु रोट दिस बुक, हु रोट दिस बुक, हु एट माय रोटी। अब इस तरह के कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हम बनाते हैं। अच्छा, इसी तरीके से जैसे हम पूछते हैं कि आर यू ईटिंग माई रोटी। ठीक है। अच्छा, इज सर नईम गिविंग अ लेक्चर। अब हम इस तरह के, मैंने आपको जितनी पॉसिबिलिटीज बनती थी ना, अच्छा, वाज सर नईम वेस्टिंग आवर टाइम। ठीक है। अब इस तरह के मतलब सेंटेंसेस बनते हैं। अब हम इनके पैसे वाइज बनाते हैं। अब इसका क्या बनेगा? हम्म। बाय वैन का बाय वैन अपनी जगह पर आ जाएगा। बाय वैन बाय दिस वन बाय व्हेन दिस दिस टास्क टास्क विल बी विल बी कंप्लीटेड। विल बी कंप्लीट। अब ये होना क्या चाहिए? ये विल जो है ये यहां पर आना चाहिए। बाय पे वैन, आना चाहिए। हाँ, बाय वैन विल दिस टास्क बी कंप्लीटेड। कंप्लीटेड। ठीक है, क्योंकि देखो विल जो था वो क्या था, ऑक्सिलरी से पहले था। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होगा? फ्रॉम वेयर, तो फ्रॉम वेयर का फ्रॉम वेयर अपनी जगह पर वापस आ जाएगा। तो क्या होगा? फ्रॉम वेयर, This book, दिस हाँ, दिस बुक। बुक कुड बी बॉट। बाय वेयर कुड दिस बुक बी बॉट। ये अभी किताब ये कहाँ? कुड। इसमें भी आप देखें ना कि कैन सब्जेक्ट से पहले आ रहा है ना, तो यहां पर भी आप सब्जेक्ट से पहले उसको रखेंगे। समझ आ रही है?
सर ये अच्छा, कैन कुड में किस तरह चेंज हो गया? हाँ ये क्या नहीं रहेगा, सॉरी, इसको मुझे कोड में तब्दील नहीं करना चाहिए था। ये नहीं तब्दील होगा, सिर्फ कैन, इसके साथ कैन भी हो जाएगा। अब हु रोट दिस बुक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाय होम। बाय होम दिस बुक। Was this book written? यस, बाय होम वाज दिस बुक रिटन। और इसी तरीके से सर हु आप एट माई, सर By इसको whom इस was तरह my कर roti सकते eaten? माई रोटी ईटन। और आर यू ईटिंग माई रोटी। Is my जी roti सर। being eaten by you? अब इसमें देखें कि ये कौन से स्ट्रक्चर्स आ गए हैं। अब ये वो स्ट्रक्चर्स आ गए हैं जो यस नो क्वेश्चंस हैं, जिसके शुरू में कोई जो है वो नहीं आ रहा, WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन नहीं आ रहा। तो क्या हो जाएगा, इज माई रोटी, Being eaten by you? हाँ, बीइंग ईटन बाय। इसी तरीके से इज सर नेम गिविंग अ लेक्चर, क्या हो Is जाएगा, पास। a lecture being given by Sir Naeem? इज अ लेक्चर बीइंग गिवन बाय, गिवन बाय सर नहीं। सर का एस छोटा होता है वैसे। सर जी जी। सर हम बी का स्ट्रक्चर क्यों लगा रहे हैं? कहाँ पे, सर थर्ड सेंटेंस पे। एक मिनट, थर्ड सेंटेंस कौन सा है, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, और ये तीसरा। हाँ, यहाँ पे इज होगा, इज होगा, ओके सर। इज आएगा। ठीक है, हु राइट दिस, हु हु राइट दिस बुक, यहाँ पे हु रोट होगा ना, हु रोट दिस बुक, हु रोट दिस बुक। अरे इसके ऊपर वाले सेंटेंस पे भी जो बी लगाया, बी बॉट उधर। ये यस अब सर। इस अब इसमें देखें ना कि कैन कैन है ना, तो मॉडल्स के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि मॉडल जो होते हैं उसमें हम लोग क्या करते होते हैं, मॉडल वर्ब्स में हम लोग कैन के साथ हम लोग बी फॉर्म जो है वो लगाते होते हैं। कैन है, कुड है, जितने भी हैं उनके साथ हम क्या लगाते हैं, बी फॉर्म्स लगाते हैं। बी फॉर्म्स लगा के हम उसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, थैंक यू। ओके, आई होप इट्स क्लियर नाउ। एक्चुअली मैं असल में ना पीछे अजान हो रही है, तो उसकी वजह से मैं थोड़ा जोन आउट हो गया था। लेट अजान कंप्लीट और फिर उसके बाद में आपको आई टेक यू बैक, अजान हो जाए ना। ओके, अब इसमें अगर आप यहाँ पे कर लेते हो ना, बाय होम। एक मिनट, अजान हो जाए। ओके, एक्चुअली पीछे अजान शुरू हो गई थी ना, तो उसकी वजह से मेरा दिल कर रहा था कि मैं खामोश हो जाऊं, तो उसकी वजह से मैं बार बार मैं जोन आउट हो रहा था, क्योंकि मैं साथ साथ अजान का भी दिल में जवाब दे रहा था और आपको पढ़ा भी रहा था, तो उस वजह से ना बीच में थोड़ा सा मैं जोन आउट हो गया। अच्छा, अब इसमें देखें कि अगर यहाँ पे होगा ना हु राइट्स दिस बुक, तो फिर क्या होगा, बाय होम इज दिस बुक रिटन, फिर इस तरह से हो जाएगा। और अगर यहाँ पे हो कि बाय हु रोट दिस बुक, तो फिर क्या हो जाएगा, बाय होम, By whom was this book written? हाँ वॉज दिस बुक रिटन। अब इसमें बच्चे पता है क्या गलती करते हैं, बच्चे क्या गलती करते हैं, बच्चे जब उनको ये सेंटेंस दिया जाता है ना, तो वो क्या करते हैं, वो इस तरह से कर देते हैं, बाय होम दिस बुक वाज रिटन। तो आपने क्या करना है, आपने ये बात मैं आपको दोबारा से बता रहा हूं कि आपने जो इसको हम लोग बोलते होते हैं डबल डबल इंट्रोगेटिव्स। ठीक है, डबल इंट्रोगेटिव। अब डबल इंट्रोगेटिव कैसे है, जैसे विल यू कंप्लीट दिस बुक, ये सिंगल इंट्रोगेटिव हो जाएगा। ठीक है, सिंगल इंट्रोगेटिव, विल यू कंप्लीट दिस बुक, तो इसका जवाब होगा यस या नो।
जब आपने कह दिया कि बाय व्हेन विल यू कंप्लीट दिस बुक, तो इसमें ये वाला सवाल तो ऑलरेडी था, उसके ऊपर आपने एक और इंट्रोगेटिव डाल दिया, कब तक। ठीक है। अब जो डबल इंट्रोगेटिव्स होते हैं तो उसमें आपने अंदर से उसका स्ट्रक्चर तब्दील नहीं करना होता। तो आपने क्या है कि बाय व्हेन या फ्रॉम वेयर के फौरन बाद आपने सबसे पहले ऑक्सिलरी लेकर आना है, उसके बाद आपने सब्जेक्ट को लेकर आना है, ये बात याद रखिएगा। अभी से अगर आपने इसकी आदत डाल ली, जो 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बच्चे हैं, तो आगे एमडी कैट, एनईटी वगैरह जो जो भी आपके कंपैरेटिव एग्जाम्स होते हैं, तो उसमें फिर आपको ये चीज़ हेल्प करेगी। लेकिन अभी से आपने अगर इस चीज़ की आदत ना डाली, तो फिर आपके लिए मसला होगा। यस एग्जैक्टली तरम, ऐसे ही होगा, बाय होम इज दिस बुक रिटन एंड बाय होम वाज दिस बुक रिटन। अगर आप इस तरह से लिखते हो कि बाय होम दिस बुक वाज रिटन, तो फिर आपका सेंटेंस जो है वो टेक्निकली गलत हो जाएगा। तो इसलिए बेटा आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। अच्छा, बाज दफा ऐसे होता है कि सेंटेंस के अंदर दो ऑब्जेक्ट्स मौजूद होते हैं, यानी कि जो ड्राई ट्रांजिटिव्स होते हैं। तो ड्राई ट्रांजिटिव्स में आप क्या करते हैं, ड्राई ट्रांजिटिव्स में जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे है कि अली सेंट मी अ पार्सल। अब इसके अंदर कितने ऑब्जेक्ट्स हैं? दो। तो दो। इसके अंदर पैसिव वॉइस बनाने की भी क्या है, दो पॉसिबिलिटीज हैं। अब इसका आप ये कह सकते हैं कि अ पार्सल वाज सेंट टू मी बाय अली। बाय। ठीक है। और दूसरा पैसिव वॉइस क्या हो सकता है कि आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले ले आए, आई वॉज सेंट अ पार्सल बाय अली। जैसे फॉर एग्जांपल है कि सादिया गेव मी अ बुक, सादिया गेव मी अ बुक। तो इसके कौन से बन सकते हैं दो, जरा बनाएं। a A book book was given to me by Sadia. यस, अ बुक वाज गिवन टू मी बाय सादिया। और दूसरा, I I was was given a given a book book by by I Sadia. Sadia. was given A book a by book Sadia. by Sadia. आई वाज गिवन अ बुक बाय सादिया। तो इसमें डबल ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट्स का मतलब है कि दो पॉसिबिलिटीज। अ पार्सल वाज सेंट बाय अली टू मी, हाँ ये भी आप कर सकते हैं, ये कान, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं। मतलब ये आगे जो इसकी अरेंजमेंट है, अ पार्सल वाज सेंट टू मी बाय अली जो है, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि अ पार्सल वाज सेंट बाय अली टू मी, इस तरह भी आप लिख सकते सर हैं। मतलब हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों से शुरू कर सकते हैं। दोनों से शुरू कर सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि ऑब्जेक्ट्स है ना। तो आप दोनों ऑब्जेक्ट्स में से जिस ऑब्जेक्ट को मर्जी आप स्टार्ट में ले आए। ठीक है। अच्छा, अब इसमें रूल्स क्या हैं कि एक तो आपने जो टू बी फॉर्म है, यानी इज आर एम वाज वर जब आपने लगाना है, तो आपने जो टेंस है और उसका जो नंबर है कि सिंगुलर या प्लूरल, उसका आपने ख्याल रखना है। उसके बाद आपने मीनिंग तब्दील नहीं करना। जैसे वो एक बच्चा कह रहा था ना कि यहाँ पे मैं वो लगा सकता हूँ, आर्टिकल दा लगा सकता हूँ एप्पल्स के साथ, वो आपने नहीं करना। यू हैव टू इंश्योर दैट द पैसिव वॉइस कन्वेज द सेम मीनिंग एज द एक्टिव सेंटेंस। आप उसके साथ अपनी तरफ से कुछ ऐड कर देंगे तो मीनिंग तब्दील हो जाएगा। और अपनी रियल लाइफ के अंदर जब आप लिख रहे होते हैं, ऐसे राइटिंग कर रहे हैं, मतलब ये वो कॉन्सेप्ट्स हैं कि जो आमतौर पर जब टीचर्स आपको पढ़ाते हैं तो वो सिर्फ आपको ये पढ़ा के यहाँ पे कहते हैं चले जी रूल्स खत्म हो गया, टॉपिक खत्म हो गया। वो आपको ये नहीं बताते कि इसको आपने अपनी रियल लाइफ में कैसे यूज करना होता है। तो आपने, जब आप लिख रहे होते हैं, समरी लिख रहे हैं या आप क्वेश्चन आंसर लिख रहे हैं या लेटर लिख रहे हैं या एप्लीकेशन लिख रहे हैं या ऐसे लिख रहे हैं, तो आपने उसमें बहुत ज्यादा जो पैसिव वॉइस है वो यूज नहीं करना। Because active voice is more direct and it is preferred in more in most of the writing contexts. और इसी तरीके से आपने जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, उसको भी आपने देखना है कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो तो आपने उसको सिंगुलर लेकर आना है, अगर प्लूरल हो तो आपने प्लूरल लेकर आना है। अब मिस्टेक्स बच्चे क्या करते हैं, बी फॉर्म की जो का जो टेंस होता है वो ठीक नहीं लगते। जैसे द बुक राइट बाय मी, नो द बुक इज रिटन बाय मी। फिर वो पास्ट पार्टिसिपल को ओमिट कर देते हैं। जैसे वो कहते हैं, अगर आप कहते हैं कि द हाउस इज क्लीन बाय द वर्कर्स, नो द हाउस इज क्लीन्ड आना चाहिए। और बाज दफा ये होता है कि जब आप सेंटेंसेस बना रहे होते हैं, अगर आप इस तरह से लिखते हैं कि द केक वाज बेक्ड बाय समवन, तो अगर समवन है तो फिर समवन को मेंशन करने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल लिखते हैं द केक वाज बेक्ड, ज्यादा प्रिसाइज हो जाएगा। ठीक है। अब इसकी ना हम लोग चार इसमें वर्कशीट्स हैं, तो
जो थर्ड एंड फोर्थ है वो बहुत इजी है। फर्स्ट एंड बल्कि हम चारों कर लेते हैं। जल्दी से बनाएं सेंटेंस। अब इसमें क्या करना है, आपने पैसिव वॉइस में तब्दील करना है। Delicious meals are prepared by the chef every day. डिलीशियस मील्स आर प्रिपेयर्ड बाय द शेफ एवरी डे। ओके। A new उसके product was launched by the company last week. वेरी गुड। अ न्यू a new product was launched by the company last week. A आप cricket ये भी match कह is सकते being watched A by them. cricket match are Cricket being match is watching by them. a अच्छा cricket आप match is being watched A by cricket them. match Match is is being watched being by watched by them. ओके स्वीट हार्ट्स, एक मिनट मेरी बात सुने। ये जो लास्ट वीक है ना बेटा, इसको आप स्टार्ट में भी लेकर आ सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि लास्ट वीक अ न्यू प्रोजेक्ट वाज लॉन्च बाय द कंपनी। आप ये भी कह सकते हैं कि अ न्यू प्रोडक्ट वाज लॉन्च लास्ट वीक बाय द कंपनी। लेकिन बेहतर यही है कि आप जो एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, ये मैंने आपको एडवर्ब की पोजीशनिंग में भी समझाया था कि इसको आप स्टार्ट में या एंड पे रखें तो ज्यादा बेहतर होता है। चलें अब आगे चलते हैं। सर जब स्टार्ट में रखेंगे तो कॉमा लगा सकते हैं। बिल्कुल कॉमा लगाएंगे, फिर आप ऑब्वियसली कॉमा लगाएंगे। ओके, तो क्या हो जाएगा? A cricket match is A being cricket watched match is being watched by is them. being watched by them. Is being watched by them. Good. Okay, she has cleaned the entire house. The The entire entire house house has been has been cleaned by cleaned by her. her. The entire house Has been cleaned by her. has been cleaned by. Okay. The committee The will result announce. will The have results The The results results will will be be announced by the announced committee by the tomorrow. committee tomorrow. The results will be announced By the By the committee committee. tomorrow. Excuse Okay. me, sir. जी बेटा। सर हम इस तरह कह सकते हैं by the committee by tomorrow. By tomorrow. नहीं 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 नहीं, अगर यहाँ पे होता, अगर इस यहाँ पर बाय टुमारो होता तो फिर आप यहाँ पर भी बाय टुमारो होता। Okay, sir. क्योंकि टुमारो में और टुमारो बाय टुमारो में फर्क है। अगर मैं आपको कहता हूं कि आई विल सेंड यू नोट्स बाय टुमारो, और फिर मैं कहता हूं कि आई विल सेंड यू नोट्स टुमारो। अच्छा, अब मैंने क्या किया, मैंने ये वाली स्टेटमेंट आपको दी। ये वाली स्टेटमेंट देने के बाद मैंने आपको आफ्टर 15 मिनट्स जो है वो नोट सेंड किए। तो मेरी स्टेटमेंट ठीक थी या गलत थी? गलत थी। गलत थी। अच्छा, और अगर मैंने ये आपको कहा कि आई विल सेंड यू नोट्स टुमारो और 15 मिनट बाद मैंने सेंड कर दिए, तो फिर ठीक है। आपने उल्ट कर दिया। बाय टुमारो का मतलब है कि कल तक भेज दूंगा। मतलब कल तक से मुराद ये है कि अगर मैं 5 मिनट बाद भी भेज दूं तो मैंने आपको कहा था कि कल तक से मुराद ये है कि बेशक अभी भेज दूं, 2 घंटे बाद भेज दूं, पाँच, मतलब कल आने तक किसी भी टाइम पे भेज दूं। लेकिन जब मैं कहता हूं कि आई विल सेंड यू नोट्स टुमारो, तो इसका मतलब है कि आज तो बिल्कुल भी नहीं भेजूंगा, कल ही भेजूंगा। Okay, ठीक है sir. सीखा? ये सर समझ आ गई है. बच्चे, टुमारो में और बाय टुमारो में फर्क होता है। Yes, sir. हाँ, जब आपको कहा जाता है कि अप्लाई इट टुमारो, तो इसका मतलब ये है कि कल ही अप्लाई करना, आज अप्लाई ना करना। और जब आपको कहा जाता है कि अप्लाई इट बाय टुमारो, इसका मतलब है कि कल तक किसी भी टाइम पे कर लो। तो दिस इज Okay, व्हाट sir. आई यस दिस इज व्हाट आई वाज टेलिंग यू हियर, कि आपने मीनिंग को रिटेन करना है, अपनी तरफ से उसमें कुछ ऐड नहीं करना। अच्छा, आप इसमें इसको करें, द प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड बाय ऑन टाइम बाय द टीम। The team The team completed the completed the project on project on time. time. द टीम कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। अच्छा, द हाउस इज बीइंग रेनोवेटेड बाय द वर्कर्स। The workers are The workers renovating are the house. renovating the house. द वर्कर्स आर रेनोवेटिंग द हाउस। ओके, फिर उसके बाद द रूम हैज बीन डेकोरेटेड ब्यूटीफुली। इसका क्या होगा? He had decorated the room beautifully. अब इसमें होता सर ये है कुछ कि भी जब ले आप, सकते हैं he or she. हाँ, अब यहाँ ये इस सेंटेंस का बुनियादी मकसद आपको एक रूल समझाना था। बाज दफा ऐसा होता है कि आपको जो सब्जेक्ट है पैसिव वॉइस बना हुआ होता है, और पैसिव वॉइस के अंदर सब्जेक्ट जो है वो नोन नहीं होता। तो फिर आप क्या करते हैं उस सूरत में? आप दे को सपोज करते हैं। समझ आ रही है?
Yes, sir. हाँ, दे someone, हैव, समवन भी कर सकते हैं और दे कर सकते हैं, दे भी कर सकते हैं और समवन भी लगा सकते हैं। समवन, समबडी, ज्यादा बेहतर जो है वो दे है। दे हैव डेकोरेटेड द हाउस ब्यूटीफुली। अच्छा, सर हैड नहीं आएगा? हाँ हैड आएगा, सॉरी, वेरी गुड। अच्छा, अ डिसीजन विल बी मेड बाय द अथॉरिटीज सून। The authorities will make the decision soon. वेरी गुड, द अथॉरिटीज, स्पेलिंग को इग्नोर कीजिएगा, विल मेक अ डिसीजन Soon. सून। और आप ये भी कह सकते हैं कि द अथॉरिटीज विल सून मेक अ डिसीजन, सेंटेंस आपका ठीक रहेगा। अच्छा, द रिपोर्ट हैज बीन रिटन बाय द मैनेजर। The manager The has manager written has the written the report. report. In the report. द मैनेजर हैज रिटन द, The report. अच्छा, अब इसमें से मिस्टेक्स को फाइंड आउट करें। द केक वाज Baked. Baked by her. Baked. By the baker. baked, बेक्ड आएगा, ठीक है, बेक्ड। और अ लेटर इज बीइंग, Written. Written written by by him. him, written by him. अच्छा, द रिजल्ट्स वर Announced. announced, Announced, yes. announced, द कार हैज बीन Driven. Driven by by her. her. Driven. driven, By driven, driven, the house were painted by the workers, Was painted. Was. was the house was painted, very good। अच्छा, अब इसमें करें the documents Were revived, reviewed. Are Right. reviewed. were reviewed। अब आर क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि लास्ट नाइट है। Oh, sorry. ओके, a new road were Is constructed, constructed. were Constructed. constructed, is constructed भी हो सकता है, ठीक है, is being constructed भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन is being constructed जो है वो उस सूरत में ज्यादा मुनासिब होगा अगर यहाँ पे नाउ का वर्ड हो, एट द मोमेंट या नाउ का वर्ड हो, तो फिर is being ज्यादा बेहतर होगा। जब इस तरीके का कोई एडवर्बियल इंडिकेटर नहीं है तो फिर ज्यादा बेहतर ये है कि आप उसको प्रेजेंट सिंपल में रखें। अ न्यू रोड इज कंस्ट्रक्टेड इन द सिटी। a letter, the letter is being written, Was. लास्ट Was written. was was, written over. the letter was written by her last week। अच्छा, द पेंटिंग्स, Were displayed. Were displayed. Were displayed. Were, वेरी गुड, वर डिस्प्लेड। द रिपोर्ट्स were Were submitted. submitted. Are Were submitted submitted. to the वर सबमिटेड भी हो सकता है, विल बी सबमिटेड भी हो सकता है, ठीक है, बी सबमिटेड भी हो सकता है, ठीक है, मतलब ये वाले स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर हो सकते हैं, क्योंकि कोई इंडिकेटर नहीं है ना कि जो इंडिकेट कर रहा हो कि क्या चीज है। सर सेकंड वाले में वाज भी हो सकता है। यार आप वाज जैनब लगाने को लगा सकते हैं, लेकिन बेटा वाज मोस्टली हम तब लगाते होते हैं जब उसके साथ कोई एडवर्ब मौजूद हो, यानी यस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, ठीक है, तो वो फिर ज्यादा मुनासिब होता है, ठीक है, ताकि आप सर्टन हो ना कि यार हाँ ये वाकई पास्ट ही है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि पास्ट क्यों लगा रही हो तो आपके पास कोई जवाब तो नहीं होगा ना, लेकिन यहाँ पे जब आप लगाती हो पास्ट तो आपके पास एक जवाब होता है, ठीक है। ऑलराइट बच्चों, आई एम फीलिंग सो गुड कि अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दी और शदीद तबीयत खराब के बावजूद भी मैंने आपको ये टॉपिक जो है वो पढ़ा दिए। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। वी विल बी बैक अगेन टुमारो एंड इंशाल्लाह इन टुमारोज क्लास वी विल डू डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। सर ये नहीं हो सकता कि द रिपोर्ट्स आर सबमिटेड, आर भी हो सकता है, द रिपोर्ट्स आर सबमिटेड बिफोर द डेडलाइन भी हो सकता है, द रिपोर्ट्स आर सबमिटेड भी हो सकता है। अच्छा देखो, एक चीज जो मैं आपको यहाँ पर आपसे बात करना चाहता हूँ, सिर्फ आई विल टेक जस्ट मे बी 30 सेकेंड्स। आपके साथ ना हर वीक के जो नोट्स होते हैं ना, पूरे वीक के नोट्स वो आपके साथ पहले शेयर कर दिए जाते हैं। उसका जो बुनियादी मकसद होता है ना नोट्स आपको पहले देने का, वो बेटा ये होता है कि आप टॉपिक जो है जो नेक्स्ट पढ़ना होता है उसको आप देख कर आया करें। अगर आप देख के आए तो फिर हमारी क्लास और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकती है, देन यू कैन आस्क मोर क्वेश्चंस। एंड आई ओनली लाइक दोज क्लासेस जिसमें बच्चे सवाल पूछते हैं। जिस क्लास में बच्चे सवाल नहीं पूछ रहे होते तो वो उस क्लास को बहुत डांट पड़ती है, ठीक है। अभी ये जो यहाँ पे 12th ग्रेड का एक बच्चा है उसको पता है कि 12th वालों को कितनी डांट पड़ती है, क्योंकि वो सवाल नहीं पूछते। हाँ, हुज़ैफा हंस रहा है हुज़ैफा ने पहले ही हंसना शुरू कर दिया, क्योंकि हुज़ैफा को पता है इनकी Yes, क्लास, sir, I know. हाँ इनकी क्लास को कितनी डांट। सही मैं, होती है सर। मुझे सिर्फ वो क्लास पसंद होती है जो जो मेरा दिमाग खाए, जो मुझसे सवाल पूछे, जो मतलब मेरा ना बिल्कुल वो
मुझे टफ टाइम दे। वो जो बिल्कुल वो जो गूंगी बहरी क्लासेस होती है ना, वो मुझे पसंद नहीं है। तो इसलिए बेटा चीज़ों को देख कर आया करें। आपके साथ नोट्स इसीलिए पहले शेयर किए जाते हैं। ऑल राइट, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू टुमारो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़। लाफिस